आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नॉर्थ साउथ का डिवाइड क्या है और ये केरला के सीएम पिनराई विजयन क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में और इनका प्रोटेस्ट जो है गलत क्यों है, हम इस वीडियो में पूरे विस्तार से समझेंगे। प्रोटेस्ट करने का कारण और नॉर्थ साउथ का जो डिवाइड है होने का कारण 1 फरवरी 2024 है, जिसमें निर्मला सीतारमण जी ने इंटरमीडिएट बजट के बारे में बताया था। अब इंटरमीडिएट बजट क्या होता है? तो ये बताती है कि हम कितना पैसे कहाँ से उठाने वाले हैं और कहाँ पे पैसे खर्च करने वाले हैं, और इसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन होती है और बाद में इसका फाइनल कंक्लूजन निकाल के अप्रैल 2024 में एज अ फाइनल बजट आता है। ये जब इंटरमीडिएट बजट लॉन्च किया गया था तो आप बजट में ये ढूंढ रहे थे कि टैक्स स्लैब कुछ कम हुआ कि नहीं, महंगाई कम हुई कि नहीं और जॉब क्रिएट हुई कि नहीं। लेकिन साउथ इंडिया में जो सीएम है इनकी डिमांड कुछ अलग थी। ये चाह रहे थे कि इनका जो टैक्स है ये इनको खुद ही मिले। ये पूरा सिचुएशन समझने से पहले हमें बजट और इसके साथ टैक्सेस के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। पहले तो हम समझते हैं बजट होता क्या है। जब गवर्नमेंट एक एस्टिमेट लगाती है कि हम कहाँ से कितना पैसा कलेक्ट करेंगे और कहाँ पे कितना पैसा खर्चा करेंगे एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, तो उसी को बोला जाता है बजट। बजट के बाद जो नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज़ है वो है टैक्सेस, क्योंकि ये पूरी की पूरी स्टोरी टैक्सेस के ऊपर ही घूम रही है। आप सबको पता होगा कि 2 तरह का टैक्सेस होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स जो कि इनकम के थ्रू या कॉर्पोरेट टैक्स के थ्रू लिया जाता है, और दूसरा तरह का टैक्स होता है जिसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें सेंटर जो है शॉप के प्रॉफिट है उसमें कुछ इंटरेस्ट लेती है और वो शॉपकीपर जो है कस्टमर से वो पैसा वसूलता है। तो आप ये बिल से भी देख सकते हो, ये जो आपको 9% जो दिखता है जीएसटी, तो ये जैसे सरकार का पैसा होता है जो कि शॉपकीपर कस्टमर से लेता है और सरकार को देता है। ये जो एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, बिकॉज कस्टमर जो है डायरेक्टली सेंटर को पैसा नहीं दे रहा, वो इनडायरेक्टली मीडिएटर के थ्रू वो सेंटर को दे रहा है। अब आपको बजट और टैक्स समझ आ गया, और इसी बजट में ये भी लिखा होता है कि सेंटर जो है स्टेट से कितना पैसा उठाने वाली है और स्टेट को कितना पैसा देने वाली है। इसको हम एक जॉइंट फैमिली के एग्जांपल समझते हैं। जॉइंट फैमिली में आप जो सेंटर का सर्कल देख रहे हो, ये जो है 3 बेटे के पिता है, और जो आपको टॉप में दिख रहा है ये एल्डेस्ट बेटा है, ये कुछ 80,000 के आसपास कमाता है। उसका जो सेकेंड पर्सन है छोटा भाई है जो कि 50,000 रुपये के आसपास कमाता है, और ये सबसे छोटा भाई है जो कि 30,000 रुपये के आसपास कमाता है। अब ये तीनों भाइयों को बोलते हैं कि महीने के एंड में जो इनके पापा हैं इनको पैसा देना है, और पापा जो है बाद में इनको वापस से पैसा डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही कुछ पापा करते हैं कि पापा जो है 10,000 रुपये अपने पास रख लेते हैं खुद का खर्चा चलाने के लिए, और बाकी के 50,000 रुपये तीनों भाइयों को इक्वली बांट देते हैं ये फैमिली और इनको चलने के लिए। कुछ ऐसे ही कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है। आप वही एग्जाम्पल ले सकते हो जॉइंट फैमिली वाला, लेकिन अब इसमें पर्सन की जगह स्टेट्स रख दो, जैसे महाराष्ट्र, केरला और बिहार। और अब आप इस सिचुएशन में देख सकते हो केरल को कुछ 30,000 रुपये का नुकसान हुआ। तो यही नुकसान की वजह से जो केरल के सीएम है विजयन, इनका ये कहना है सेंटर जो है ईट कर रहा है इनका फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो ये जो है इसी कारण की वजह से ये जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी जंतर मंतर न्यू दिल्ली में। अब हम समझते हैं प्रोटेस्ट करने का कारण क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, जो डायरेक्ट टैक्स में आता है जैसे कि आपको पता होगा इनकम टैक्स आता है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे कि जीएसटी हो गया या कोई टैक्स जो स्टेट से ले रहा है वो आता है। तो ये सारे पैसे जो है गवर्नमेंट अलग अलग टैक्सेस से उठाती है, और इवन जो बोरोइंग करती है डिफरेंट इंटरनेशनल बैंक से, जैसे कि एडीबी हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया या फलाना बैंक हो गया, तो वहाँ से जो है गवर्नमेंट पैसे भी उठाती है। तो उसी का पूरा डिटेल में आपको ये पाई चार्ट में दिखाया है रुपये जो है गवर्नमेंट कहाँ से उठाती है। अब मान सकते हो 100% है, 100% में से जो बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज है जो गवर्नमेंट या तो इंडियन बैंक से उठा रही हो या तो कोई फॉरेन बैंक से उठा रही हो, वो 34% है। और इसके बाद जो सबसे बड़ा चंक है वो है जीएसटी का, जो कि 17% के आसपास है। और उसके बाद जो है इनकम टैक्स है वो कुछ 15% के आसपास है। और ये इनकम टैक्स, जीएसटी और यूनियन एक्साइज ड्यूटी अगर मिला दे तो कुछ 40% के आसपास होता है। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा चंक जो है सेंट्रल जो है स्टेट से वसूलती है। इसके बाद जो स्टेट को जो शेयर दिया जाता है टैक्सेस का वो सिर्फ 18% होता है। इसके साथ 20% जो है इंटरेस्ट पे किया जाता है जो भी बोरोइंग की है गवर्नमेंट ने अब तक उसके लिए। उसके बाद आप बाकी चीज़ें भी देख सकते हो, जैसे कि सेंटर स्पॉन्सर स्कीम में कुछ 17% के आसपास देता है, डिफेंस में कुछ 8% के आसपास, सब्सिडीज में 7% के आसपास, सेंटर स्पॉन्सर स्कीम में कुछ 9% के आसपास, और पेंशन में 4%, और ऐसे बाकी सारे भी आप परसेंटेज देख सकते हो। इसमें जो हमें ये ध्यान रखना है वो स्टेट का जो शेयर है उसके ऊपर, जो कि है हमारा 18%। इस 18% में से जो 70% ऑफ द डायरेक्ट टैक्स है वो सिर्फ 4 स्टेट से पे कर रही है। वो कौन कौन से? महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु। ये जो है 70% ऑफ द डायरेक्ट टैक्स पे कर रही है पूरे इंडिया का।
हम अब एक एक करके ये चारों स्टेट का वैल्यूज़ को एनालाइज करते हैं। टोटल जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ था 16.27 लाख करोड़ हुआ था, उसमें से कुछ 6.14 लाख करोड़ रुपीस सिर्फ महाराष्ट्र दे रही है। आप समझ सकते हो 16 लाख करोड़ में से 6 लाख करोड़ सिर्फ महाराष्ट्र पे कर रही है एज अ टैक्स। बाकी जो सेकंड हाईएस्ट स्टेट है वो 2.12 लाख दे रही है, जो कि दिल्ली है। उसके बाद कर्नाटका कुछ 2.05 लाख करोड़ रुपीस दे रही है, और उसके बाद तमिलनाडु आता है जो कि 1.04 लाख करोड़ रुपीस दे रही है। अगर आप इसको सम करते हो तो कुछ 11 लाख करोड़ ये सिर्फ 4 स्टेट्स ही दे रही है आउट ऑफ 16 लाख करोड़। इसको अगर हम देखें कि 100 रुपये के हिसाब से कितना डायरेक्ट टैक्स रिटर्न होता है हर एक स्टेट को, तो आप देख सकते हो महाराष्ट्र अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को 100 रुपये देता है तो उसके बदले सेंट्रल गवर्नमेंट महाराष्ट्र को सिर्फ 7 रुपये के आसपास ही देता है। पर इसके अगेंस्ट में आप दूसरे स्टेट देख सकते हो, जैसे कि बिहार हो गया जो कि 100 रुपये देता है, और उसके अगेंस्ट में बिहार को कुछ 922 रुपये वापस मिलते हैं। तो साउथ इंडिया के जो केरला के सीएम है, इनका ये कहना है कि और उगाए और खाए कोई और। जैसे कि आप देख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉर्थ वाले स्टेट्स हैं, जो कि ऑरेंज कलर में आपको दिख रहे होंगे, यही जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ले रहे हैं जितना वो पैसा दे रहे हैं उससे। इसी की वजह से आपको ये प्रोटेस्ट दिखने मिल रहा है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि सेंटर जो है फंड्स को एलोकेशन कैसे करता है स्टेट्स को। सेंटर जो है 45% देखता है कि इनकम डिस्टेंस कितना है दो स्टेट्स के बीच में। आप एक एग्जांपल ले सकते हो बिहार का एवरेज पर्सन अगर 100 रुपये कमा रहा हो और एक केरल का एक एवरेज पर्सन 500 रुपये कमा रहा हो, तो गवर्नमेंट उसके बीच में जो डिफरेंस है वो देखेगी कि 400 रुपये का है, तो कोशिश करेगी बिहार में जो एवरेज बंदा 100 रुपये कमा रहा है उसको बढ़ा के 500 तक लेके आया जाए। इसी वजह से जो नॉर्थ साइड है इधर ज़्यादा फंड अलॉटेड होते हैं। तो मैं एक और बार दिखा देता हूँ। जैसे नॉर्थ साइड में देख सकते हो राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, इवन कुछ नॉर्थ ईस्ट के साइड तो 100 दे के 1000 रुपये से भी ज़्यादा ले लेते हैं। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, अरुणाचल प्रदेश 4000 रुपये ले रहा है 100 रुपये दे के, मिजोरम 3000 रुपये ले रहा है 100 रुपये दे के। तो इसका कारण जो है इनकम डिस्टेंस है। इसके साथ ही कुछ आपको ऐसे स्टेट्स बताना चाहूँगा जो नॉर्थ में है लेकिन इनको जो है रिटर्न में 100 रुपये से कम मिल रहा है। वो है पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और वेस्ट बंगाल। तो आप इसको भी ध्यान रखें। पर जो नेक्स्ट क्राइटेरिया देखा जाता है वो पॉपुलेशन के ऊपर देखा जाता है, जो कि है 15%। जिस स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन होता है उसको ज़्यादा फंड मिलता है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि बड़ा एरिया होने की वजह से डेवलपमेंट ज़्यादा होना चाहिए, बट इसका कोर कारण इसलिए है, आप सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार की सीट्स को ही देखो तो आपको दिखने मिलेगा अगर ये दो सीट कोई भी गवर्नमेंट जीत जाती है तो हो जाता है टिकट सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर में आने के लिए। तो इसी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा फंड जो है इनको भी अलॉट किया जाता है। तीसरा कारण जो है वो एरिया है, जो कि 15% है। जिसका एरिया जितना बड़ा उतना ज़्यादा फंड, और बाकी आप परसेंटेज देख सकते हो इस पाई चार्ट से। इसी कारण की वजह से केरल के साथ तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब मिलके ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमने जो कमाया है वो हमें ही मिलना चाहिए। अब मैं आपको कुछ कारण बताता हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट करना है ये गलत है इंडिया फेडरलिज्म के लिए। बिकॉज जैसे साउथ बोल रही है कि हमारा पैसा है हमें दो, वैसे ही अगर जो हिमालयन कंट्रीज़ है उन्होंने भी बोला कि हमारा पानी है हम ही यूज़ करेंगे, तो बाकी जो स्टेट्स हैं ये भुखमरी में मर जाएंगे। ऐसे ही कुछ जो वुड प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो भी करने लग जाए, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ऐसा कुछ करने लग गया तो साउथ के भी खाने के वांदे हो जाएंगे। तीसरा कारण कोल। जो अभी कोल के रिसोर्स मिलते हैं ये मोस्टली झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल में मिलते हैं। अगर इन्होंने कोल देने से मना कर दिया और बोला कि ये कोल तो हमारे इधर का है तो हम इधर ही यूज़ करेंगे, तो पूरी कंट्री को प्रॉब्लम हो सकता है। बिकॉज अभी भी जो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इन इंडिया वो कोल से ही होती है। इसी की वजह से सेंटर को एज आ पापा बनते हुए एक बेटा एज अ स्टेट सिर्फ रखवाली करना नहीं होता, इसके साथ बाकी स्टेट्स को भी देखना उतना इंपॉर्टेंट होता है। एक सेंटर को पॉवर्टी से कैसे बाहर निकाला जाए, अगर किसी स्टेट में एजुकेशन कम है तो उधर एजुकेशन कैसे बढ़ाया जाए, तो ये सब जिम्मेदारी एक सेंटर की होती है। इसी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इन लास्ट 9 ईयर्स कुछ 24 करोड़ इंडियन जो है स्केप कर गए हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से। और इसमें जो स्टेट्स हैं वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, जिसमें सबसे ज़्यादा डिक्लाइन दिखा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में एज पर नीति आयोग रिकॉर्ड। इसका डेट भी देख सकते हो, ये जो है रिसेंट डेटा है 15 जनवरी 2024 का।
अगर सेंटर उसी स्टेट को फंडिंग देते रहे जो ज़्यादा कमाता है, तो बाकी जो गरीब लोग हैं उनका क्या होगा? जो गरीब है वो और गरीब होते जाएगा उन स्टेटों में जहाँ पे फंडिंग नहीं मिलेगी। इसके बाद जो पूरे देश में 6,000 रुपये करके हर साल किसानों को दिया जाता है अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो ये भी कैसे प्रोवाइड कर पाएगी? ये भी एक सोचने की विषय है। ये वीडियो नॉर्थ इंडियन देख रहा हो या साउथ इंडियन देख रहा हो, इसमें आपकी क्या थिंकिंग है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसके साथ ही आपको ये समझना है कि लद्दाख में -8 डिग्री सेल्सियस में भी लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो में क्लिक कर सकते हो। आगे मैं आपको इसी वीडियो में मिलूंगा।